गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सावन जैन एवन क्लासेस बासाड़ा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति विज्ञान के अंदर एक मास्टर क्लास लेके आए हैं जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल ये सब शामिल है। वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन जो सस्पेंस में छोड़ा था अपन ने मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में, उसकी व्याख्या कर देता हूं। क्वेश्चन था, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं, ये पूछा है ना। तो 51 क ग भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, सही है। 51 क बड़ा ग देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी सही है। 51 क छ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये गलत है। आपका आंसर क्या होगा? स आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? स आंसर होगा। चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस मास्टर क्लास के अंदर 200 से ऊपर क्वेश्चंस है। टाइम ज्यादा लगेगा पर सही आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संसद में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया? मतलब कौन से प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया था? कौन है, जल्दी से कमेंट में बताओ। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके शासनकाल में, क्वेश्चन सारे नए आएंगे पर इंपोर्टेंट आएंगे। कौन थे? एच डी देवगौड़ा। कौन थे? एच डी देवगौड़ा। आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग द्वारा 1988 में केंद्र राज्य संबंधों के विषय विभिन्न आयामों पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें की गई? सरकारी आयोग आया था ना जो 1988 में केंद्र राज्य संबंध में, उसमें कितनी रिपोर्टें की सिफारिश की गई थी? कमेंट करके बताएं जल्दी से। कितनी की गई थी? 247। कितनी की गई थी? 247। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार करें जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अपने गुलजारीलाल जी नंदा वो प्रधानमंत्री बने थे एक से कई बार, पर कार्यवाहक। तो कितने प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान उनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी? तो गुलजारीलाल जी नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। कमेंट में आंसर बताएं जल्दी से। भाई जी 2 बार। एक जवाहरलाल नेहरू, उनकी आकस्मिक मृत्यु, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और एक लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उनके बाद गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को गैर धन विधेयक को किसी सिफारिश के बाद साथ या उसके बिना सदन के पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को गैर धन विधेयक को किसी सिफारिश के साथ या उसके बिना सदन के पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार देता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो सदन को वापस भेज सकता है कि भैया तुम इस पे पुनर्विचार करो? कौन सा अनुच्छेद है? 111 अनुच्छेद 111 111 याद रहेगा। 111। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित प्रावधान है? कौन सा संविधान संशोधन है? ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना।
कि संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से संबंधित प्रावधान है? कौन सा संविधान संशोधन था? कमेंट में जल्दी से बताएं। कौन सा था? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कुछ कथन है, शायद कुछ दिए होंगे। नीचे आ गया ना ये। चलो कथन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये तो सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, बराबर है। जो धन विधेयक हट गया उसको वापस पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये भी बराबर है। धन विधेयक बना कौन सकता है? लोकसभा। राज्यसभा इसमें पुनः स्थापित नहीं कर सकती है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकती है। अगर लोकसभा ने संसद ने दिया है कि धन विधेयक है तो उसको स्वीकार करना ही करना है, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन थे? ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ये थे, ये बीच में से उठा के पूछे है। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चंद्रशेखर जी आए, उसके बाद वीपी नरसिम्हा राव आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा। याद रहा? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवगौड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की नवी अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया, मतलब लाया गया? कौन सा नवी अनुसूची में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951? कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? ये था इंदिरा गांधी। इसका कार्यकाल था इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति से संबंधित है? जो राष्ट्रपति दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाता है ना, सत्र बुलाता है, वो किस प्रकार की शक्ति से संबंधित है? वो विधायी शक्ति है उसकी। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कुटों का चयन कीजिए। क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बराबर है ये तो। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो आंसर 100 होना चाहिए। सारा है सबके? 1 और 2 दोनों सही है। एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की पदावधि है, राज्यपाल की पदावधि कितनी रहेगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्यपाल की पदावधि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। कौन? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त तक रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? भाई मृत्युदंड को कौन कौन कर सकता है? एक तो राष्ट्रपति कर सकता है, दूसरा राज्यपाल भी कर सकता है, उसके पास भी तो अधिकार है। तो कौन सा अधिकार नहीं है? सजा को स्थगित करने का अधिकार है राज्यपाल के पास, तो है। सजा को कम करने का भी है, सजा को बदलने का भी है। मृत्युदंड से उम्र कैद की कर सकते हैं, उम्र कैद से कुछ सालों की कर सकते हैं, पर सजा को क्षमा करने की अनुमति या अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। वो माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति माफ कर सकता है सजा को, बल्कि राज्यपाल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का प्रावधान है? किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का प्रावधान है? मतलब कौन से राज्य का ऐसा राज्यपाल है जहाँ जिला परिषद में प्रदत्त खाने, खाने मतलब जैसे कोयला खान हो गई या कोई भी खान हो गई, वहां के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित, मतलब लाइसेंस की राशि कौन निर्धारित करेगा? वहां का राज्यपाल करेगा। ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। क्यों भैया असम? क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है ये। कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहाँ केंद्र का शासन होता है और केंद्र का सर्वोपरि होता है राज्यपाल उस राज्य का। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श किसे देते हैं? विधानसभा कहाँ होती है भैया? विधानसभा राज्य में होती है, तो राज्य में कौन होगा सर्वोपरि? राज्यपाल होगा। तो आंसर क्या आएगा? राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? एक राज्य, किसी भी राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिन पर तुरंत कार्रवाई आवश्यक हो, जब भी न्यायपालिका उसे ऐसा करने की सलाह दे, जब भी राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या है, जब केंद्र सरकार उसे करने को कहे। नहीं, पहला ही आंसर सही होगा आपका, ए आंसर। जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिन पर तुरंत कार्रवाई का आवश्यक हो, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सही होगा, पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो अगला राज्यपाल कौन बनता है? कमेंट करके जरूर बताएं, कौन बनता है? जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करे वही बनेगा। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश वाला मैटर नहीं है। यहाँ तो एक राज्यपाल की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति दूसरे आदमी को नियुक्त करेगा, वो उस राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा, यहाँ भी कोट है, पढ़ते हैं। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, महाधिवक्ता की। वह राज्य विधानसभा में के कार्य में भाग ले सकता है, उसका वेतन मुख्यमंत्री निर्धारित करता है, वह राज्य सरकार को विधि विषयों पर सलाह देगा। तो महाधिवक्ता है ना, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। वह राज्य विधानसभा के कार्य में भाग ले सकता है, बराबर है। उसका वेतन मुख्यमंत्री भी निर्धारित नहीं करता है, केंद्र से होता है। वह राज्य सरकार के विधि विषयों पर सलाह देगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भैया? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? कौन करता है? ये करते हैं
राज्यपाल कौन करते हैं? राज्य में कौन करेंगे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति? राज्यपाल करेंगे। क्या पूछा है? राज्य के जिला न्यायाधीशों की, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की, विधानमंडल की विशांति के दौरान अध्यादेश जारी करने की, अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने की, विवेकाधिकार का प्रयोग करने की। इसका आंसर क्या होगा? विधानमंडल की विशांति के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किस शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल विशेष दायित्व का निर्वाह करता है, वे राज्य हैं। कुछ राज्य है जहां राज्यपाल विशेष दायित्व का निर्वाह करता है, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? वह है महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड। महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड, यहाँ का राज्यपाल विशेष दायित्व का निर्वाह करते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? विकल्प दिए हुए हैं। वह भारत का नागरिक हो, सही बात है कि गलत बात है? राष्ट्रपति के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए? जरूरी नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, ये भी जरूरी नहीं है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बराबर। वो राष्ट्रपति रहते कोई और पद को धारण नहीं करेगा, ये सही है। वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो राष्ट्रपति क्या एक सांसद भी बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होता है? तो 3 और 4 दोनों सही है। आंसर क्या होगा? 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी कूटी है। निम्न में कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? वारंट भी होता है, हस्ताक्षर भी होता है और मुहर भी होती है। वारंट मतलब उसका लेटर हेड। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी, कौन आएंगे? तो आएंगे भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और राज्य के राज्यपाल, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा वारंट, उनके हस्ताक्षर और मुहर तीनों चीजें पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा? डी, ए और बी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, सही नहीं पूछा है। वह सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। तो भैया पहला ही गलत हो गया। वो विघटित नहीं कर सकता है, आह्वान कर सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं होता है कि किसी भी सदन को वो विघटित कर सकता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा और पढ़ लेते हैं, उससे अच्छा मिल जाए तो। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, सही है। वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये भी सही है। वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी सही है। तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा? अ होगा। क्या आंसर होगा? अ आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विधेयक के संसद में पूरा पुनः स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? किस विधेयक के संसद में पुनः स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? ऐसा कौन सा विधेयक है? कौन सा होगा?
विधेयक जो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की मंशा रखता हो। मतलब कोई भी ऐसा विधेयक है जो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की मंशा रखता हो, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में टकराता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? कौन थे भाई? पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पॉकेट वीटो होता क्या एक्चुअली? पॉकेट वीटो ये होता है कि दोनों सदनों में अधिवेशन पास होके राष्ट्रपति के पास साइन होने को जाते हैं और राष्ट्रपति उसे अपने पॉकेट वीटो के अधिकार में उसे रोकने का अधिकार रखता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था? कमेंट करके जल्दी बताएं, किसने किया था? ज्ञानी झेल सिंह ने। आंसर क्या होगा? डी, ज्ञानी झेल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के दोनों सदनों और एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधानतः अध्यादेश प्रख्यापित करना है, राष्ट्रपति का क्या है? ये कृत्य है, निर्देश है, अधिकार या शक्ति है? संविधानतः अध्यादेश प्रख्यापित करना है, ये राष्ट्रपति की क्या है? ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? किसने रखा था भैया? जो भारतीय डाकघर संशोधन बिल आया था उसको लंबित किसने रखा था? चलो, ये भारतीय डाकघर संशोधन बिल क्यों आया था? कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छी कहानी है, अगले चैप्टर में बताऊंगा मैं इसको। भारतीय डाकघर संशोधन बिल क्यों, किसने लंबित रखा था? ये रखा था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, सॉरी गलत हो गया, ज्ञानी झेल सिंह ने। किसने रखा था? ज्ञानी झेल सिंह ने, जिसने वीटो पावर का उपयोग किया था ना। वीटो पावर का उपयोग क्यों किया था? क्योंकि उसे ये भारतीय डाकघर संशोधन बिल पास नहीं होने देना था, तो वीटो पावर इसीलिए यूज किया गया था। ज्ञानी झेल सिंह थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक नियुक्ति करेगा, ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है भैया जी? कमेंट करके बताएं। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। कौन सा होगा? अनुच्छेद 61।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? ऐसा कौन सा पद है जो राजस्थान का राज्यपाल सुशोभित नहीं कर सकता? चलिए, राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख का कर सकता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी होते हैं। अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हो सकता। एक राजस्थान का राज्यपाल कभी भी अरावली प्रबंधन बोर्ड का राज्य अध्यक्ष नहीं हो सकता। बाकी रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रमुख संवैधानिक प्रमुख हो सकते हैं, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हो सकते हैं, पर अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे? नहीं है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को जो उपलब्धियां दी जाती है और भत्ते दिए जाते हैं वो कैसे होंगे? कमेंट करके बताइएगा। राज्यपाल की इच्छा अनुसार दिए जाएंगे, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार दिए जाएंगे, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार दिए जाएंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। कैसे किए जाएंगे? मतलब 2 या अधिक राज्यों में कोई राज्यपाल नियुक्त हुआ है तो उसको जो सैलरी मिलती है और भत्ते मिलते हैं, उपलब्धियां मिलती है, वो जो खर्चे हैं वो कौन निर्धारित करेगा? तो कौन निर्धारित करेगा? इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी। दूसरा है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। मतलब जो एक बार डिसाइड हो गया वो कम नहीं होगा। तो दोनों ही कथन क्या है? सही कथन है। दोनों ही कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? और वैसे भाई राज्य में राज्यपाल बैठा हुआ है तो राज्यपाल को होगा। अगला क्वेश्चन कूट का है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है? कौन कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेज सकता है। एक राज्यपाल का काम होता है कि उसके राज्य के अंदर शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेज सकता है। ये सही आंसर है। फिर मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो राज्यपाल का काम नहीं होता मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी कर सकता है राज्यपाल। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। पहला और तीसरा किसमें है? बी में है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल था? 1992 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल था? कौन था भैया? एम चन्ना रेड्डी। कौन था? एम चन्ना रेड्डी। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, चलो अभी अभिवादन देख लेते एक बार। जो अभिवादन होगा
वो हिंदी और इंग्लिश में कैसे होना चाहिए? तो इंग्लिश में हॉनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में होना चाहिए। कई हद तक तो सही है। सेकंड पढ़ लेते हैं, द मोस्ट हॉनरेबल। मोस्ट तो नहीं आएगा, यही गलत हो गया। हिजर एक्सीलेंसी या महामहिम हिंदी में, तो हिजर हर भी नहीं आएगा, क्योंकि राज्यपाल बहुत सारे नहीं होते, एक ही होता है, या तो लेडीज होती है जेंट्स होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ही सर रॉयल हाइनेस, रॉयल हाइनेस भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? ए आंसर सही होगा। हॉनरेबल अंग्रेजी में लिखते हैं, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल ने निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल को विधानसभा आहूत करने की शक्ति है, स्थगित करने की शक्ति नहीं है, विघटन करने की शक्ति है और सत्रावसान की शक्ति है। तो क्या आंसर होगा? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। नहीं है पूछा ना। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइएगा। अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि का प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में पूछा है ना, तो कौन होगा? राजस्थान के राज्यपाल होंगे। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन कहा किसे लगेगा? न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं लगा सकता, इसको मंत्रिपरिषद की सलाह भी लेनी होगी, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा भी होगी। अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। कब लगा था? 1962 में। अगला क्वेश्चन, किसी कारणवश राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर चुनाव कराए जाएंगे। किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होता है तो चुनाव कराए जाएंगे, तो 6 माह के भीतर कराए जाएंगे। कब कराने हैं? 6 माह के भीतर। किसी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह बनाने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था और क्यों किया गया? अपने ज्ञानी जेल सिंह जिन्होंने वीटो पावर यूज किया था और विधेयक को रोक दिया था लंबे समय के लिए, तो कोई भी राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सके। इसलिए कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह मनाने के लिए बाध्य कर दिया गया है, कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी, बाध्य कर दिया गया है। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा व सहायता देने के लिए है, परंतु क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उनके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो लौटा सकता है, बाध्य तो है नहीं। उनको कह सकता है कि आप एक बार और पुनर्विचार कर दीजिए, रद्द नहीं कर सकता, पर टाल जरूर सकता है। एक समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए टाला जरूर जा सकता है, लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो भैया बाह्य आक्रमण व सरकार का अस्थायित्व, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक संकट, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण के टाइम तो कर ही सकता है, और सशस्त्र विद्रोह हो तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? किस अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 356। ये क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि इसकी मांग बार बार हो रही है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा, और इसकी मांग कहाँ कहाँ हो रही है। पहली मणिपुर में, दूसरी पश्चिम बंगाल में। बहुत मांग हो रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो, दूसरा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करो। हर तीसरे दिन अखबार की सुर्खियों में आता है, तो इसलिए अनुच्छेद 356 मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया हो जाना चाहिए? क्या होगा आंसर इसका? संसद के नए अधिवेशन प्रारंभ होने से 6 माह के भीतर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53। किसमें होती है? अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा भैया? राष्ट्रपति करेगा। संघ की बात आ रही है, केंद्र की बात आ रही है, तो केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने पर विचार ग्रहण किया गया। ये कहां से लिया गया था कि आपातकाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है और आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? ऐसा कौन सा आदमी था जिसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए? भारत के राष्ट्रपति के भी तो चुनाव होते हैं ना, भले जनता नहीं चुनती है उसको, संसद के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा लोकसभा के। तो कौन सा ऐसा उम्मीदवार था जो निर्विरोध जीता था या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता था? तो कौन थे वो? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंश है किंतु उसके महाभियोग के लिए निमित्त अभिकरण नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का अंश तो है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद तो हो सकती है, लेकिन राज्य विधान सभा ये महाभियोग में निमित्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है? क्या आंसर होगा? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। यहाँ राज्य मतलब देश से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल द्वारा शपथ अनुच्छेद 160, राज्यपाल की नियुक्ति 155, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? कमेंट करके बताएं कौन सा नहीं है।
कौन सा नहीं होगा? राज्यपाल द्वारा शपथ कौन सा अनुच्छेद में होगा? जब 160 नहीं है तो कौन सा अनुच्छेद होगा? राज्यपाल द्वारा शपथ कौन सा अनुच्छेद में होगा? कमेंट करके बताएं। राज्यपाल द्वारा शपथ अनुच्छेद 159 159 में होगा, ना कि 60 में होगा। निम्न में से सही कथन है, सही कथन चुनना है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, सही आंसर है। एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ये भी सही है। अपने कुछ कार्यों के प्रयोग में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ, ब और स। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, कहाँ होगा? राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा होगा? राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। पदावधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। सही है। इस प्रश्न की न्यायालय जांच नहीं कर सकेगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है, या यदि दी तो क्या दी। इसकी न्यायालय को जांच करने की कोई भी अनुमति नहीं होती, ये भी सही है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी, ये गलत है। समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से नहीं की जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन थे? बलीराम भगत। कौन थे? बलीराम भगत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा नहीं हटाए जा सकते। तो ऐसे कौन से लोग हैं? कौन से हैं? महाधिवक्ता, ये तो केंद्र राष्ट्रपति का मामला होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये इसको राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, इसको भी राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जब राज्यपाल नियुक्त करते हैं बट उसे हटा नहीं सकते, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नहीं हटा सकते और राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य को भी नहीं हटाया जा सकता। तो आंसर क्या होगा? ब और स। क्योंकि महाधिवक्ता तो राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं, राज्यपाल के अधिकार में होते ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां बताता है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राजस्थान राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? किसको जवाबदेही के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किस राज्यपाल के समय हुआ? ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिसमें राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया था? कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1977 में। कब हुआ था? 1977
7 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? कमेंट करके बताओ। निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? कौन नहीं है? शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है, लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो यहाँ किसका नेतृत्व होता है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति का नेतृत्व किया जाता है। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ उपबंधित है। संघ के मंत्री की पद की शपथ कहाँ उपबंधित है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में है। कहाँ है? तृतीय अनुसूची में उपबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, सही है। चुनाव में एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग होता है, सही है। निर्वाचन मंडल का गठन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ये नहीं होगा, गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री प्रमुख किसका होता है? राज्य का होता है, सरकार का होता है? राज्य और सरकार दोनों का होता है, न राज्य का न सरकार का। किसका होता है प्रमुख? सरकार का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? सरकार का प्रमुख होता है। किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया? विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना कौन से वर्ष से दिया गया? कौन से वर्ष से दिया गया? कमेंट करके बताओ। 1977 से। कब से दिया जाने लगा? 1977 से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है? लोकसभा में प्रस्तावित होगा, राज्यसभा में प्रस्तावित होगा, होता तो दोनों में ही है। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। बेस्ट आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। तो कौन बढ़ा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, विधि आयोग या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी अभी चर्चा में रहा है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो जो न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है? कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है? निर्वाचन मंडल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सूची पद्धति? तो आंसर क्या आएगा? सूची पद्धति आएगा। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है, उसमें निर्वाचन मंडल भी होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी होती है, लेकिन सूची पद्धति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त संसद के संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? तो भाई उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति को कहां से हटाने का प्रस्ताव जारी होगा? केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में बैठता है ना। अगला क्वेश्चन। यदि भारत के राष्ट्रपति का अपना पद त्यागना हो तो उसे पदत्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को अपना पद त्याग किसको सौंपना चाहिए? किसको सौंपना चाहिए? उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? पहली गठबंधन सरकार किसकी बनी थी? जब
पूरा पूरा समर्थन नहीं मिला था। तो पहली पहली गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाई गई थी। जब बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं था तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गठबंधन सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? दुनिया को पता है कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं है, वहां आके भी बच सकता है, एंग्लो इंडियन भी हो सकता है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये जरूरी होता है। वह किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3। शर्तें क्या है? केवल 2 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। भाई मंत्रिमंडल तो कौन बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है। सलाह कौन देता है उसकी? मंत्रिमंडल की। मुख्यमंत्री देगा ना, तभी तो राज्यपाल बना पाएगा ना। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से आवंटित करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई थी? पढ़ते हैं, वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन होता है? वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। उसी राज्य का राज्यपाल, उसी राज्य का व्यक्ति राज्यपाल कभी नहीं बनेगा, वो किसी और राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी भी रूप से उस राज्य की स्थानीय राजनीति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया हो। तो ये चारों ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? कौन सा होगा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? राज्य के राज्यपाल की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए भैया? कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? क्या आंसर होगा उसका? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 163।
ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल, इसको 2 से 3 पार्ट में लाया जाएगा। ये पहला पार्ट था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।